नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात कर रहे हैं मैतेई समुदाय के बारे में। यह समुदाय मणिपुर में है और इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल उसका कारण क्या है, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपके परीक्षा से जुड़ी हुई हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। संदर्भ की बात करें तो मणिपुर में जो बहुसंख्यक मैतेई समुदाय है उसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन की बात करें तो यहाँ पर इन्हें एसटी श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ हो रहा है और इसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश दिया है कि जो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, अगर उग्र प्रदर्शन हो रहा है तो देखते ही गोली मार दिया जाए। गोली मारने का आदेश सरकार ने तो दे दिया, ठीक बात है। अब यहाँ पर एक बार अवस्थिति देख लें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मणिपुर है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट आप देख रहे हैं, सेवन सिस्टर। यहाँ पर उसी का मैप आप लोगों को फुल दिखाई दे रहा है, ये मणिपुर का मैप है। अब इसी से संबंधित विरोध के कारणों की बात करें तो दरअसल एक याचिका दायर की गई थी जो मैतेई समुदाय है उस समुदाय के लोगों के द्वारा। हाईकोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा गया था कि मैतेई समुदाय को एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। उसी याचिका पर कोर्ट का निर्णय आया और कोर्ट ने ये कहा कि इन्हें मतलब मैतेई समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के पास इस विषय को लेकर के 4 हफ्ते का समय है, सरकार इस पर विचार करे। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आया वैसे ही यहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोधी समुदाय कौन कौन से हैं तो यहां पर नागा और कुकी हैं जो लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं। आयोजक अर्थात विरोध का आयोजन कौन कर रहा है तो आदिवासी एकता मार्च का आयोजन किया गया। नेतृत्व कौन कर रहा है तो ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। हजारों की संख्या में यह एकत्र होकर के विरोध कर रहे हैं। चुराचांदपुर जो जिला है तोरबंग इलाके में इनके खिलाफ मतलब आदिवासी और गैर आदिवासियों के मध्य झड़पें देखने को मिली और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश दिया कि देखते ही गोली मार दिया जाना चाहिए। मैतेई समुदाय के बारे में बात करें तो यह मणिपुर में लगभग 60% है, अर्थात जो कुल मणिपुर की आबादी है उसमें इनकी भागीदारी 60% की है। निवास की बात करें तो इम्फाल घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। मैतेई समुदाय की दलील है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं जैसे म्यांमार और बांग्लादेश के लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर गए हैं, उनकी वजह से इनके हित प्रभावित हो रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि जो मौजूदा कानून है ब्रिटिश फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की धारा 2 इनर लाइन परमिट की व्यवस्था करता है। इनर लाइन परमिट का मतलब यह है कि यहां पर जाने के लिए परमिशन लेना होगा और बाहर के लोग यहां की जमीनें नहीं खरीद सकते। ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। मैतेई जो समुदाय है इन्होंने याचिका दायर किया था। आधार यह है कि 1949 में मणिपुर रियासत को जब भारत संघ में शामिल किया गया उससे पहले जो मैतेई समुदाय है उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया था, अर्थात अनुसूचित जनजाति इन्हें माना जाता था। उसी के आधार पर ये आज याचिका दायर करके कह रहे हैं कि हमें एसटी वर्ग में शामिल कर देना चाहिए। अब विरोध के कारणों की बात करें तो लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल किया जाता है तो जमीन और संसाधनों पर इनका कब्जा हो जाएगा। मैतेई समुदाय जैसे ही शामिल होगा वैसे भी अन्य स्थितियां भी बदल सकती हैं। अन्य स्थितियां बदल इसलिए सकती हैं कि पहले ही इनकी जनसंख्या वहां पर मणिपुर में 60% है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इनका दबदबा है और जैसे ही ये स्टेटस मिलेगा और ज्यादा उसका लाभ उठा करके ये संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं या संसाधनों पर अधिकार कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनजाति घोषित करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 342A की बात करें तो किसी राज्य संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी समुदाय को, यहां पर देखिए, किसी जनजाति या जनजातीय समूह को उसके किसी हिस्से को जनजाति घोषित कर सकते हैं। लेकिन
यहां पर यह कहा गया है कि ये कहां पर किया जाएगा, तो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा सकता है। एसटी की मान्यता की बात करें तो यह यूटी में, मतलब स्टेट में, और यूटी में, मतलब स्टेट यानी कि राज्य, यूनियन टेरिटरी, दोनों में ही यह विशिष्ट स्थिति देखने को मिलती है। विशिष्ट स्थिति का मतलब यह है कि अगर जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कोई अगर जनजाति है तो हो सकता है कि उसे उत्तर प्रदेश में मान्यता दिया गया हो। बगल वाले राज्य की बात करें बिहार में, तो वहां पर इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां पर उसका स्टेटस अलग हो। तो यहां पर मतलब यही है, कोई समुदाय जो एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत है, आवश्यक नहीं है कि वो किसी अन्य राज्य में भी अनुसूचित जनजाति माना जाए। यहां तक बातें तो समझ में आ गई। अब बात यह होती है कि विरोध के अन्य कारण क्या हैं। तो मणिपुर की डेमोग्राफी को देखें तो वहां की जनसंख्या 28,55,794 है। भौगोलिक विभाजन की बात करें तो यह दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो जो मैतेई क्षेत्र है, मैतेई का निवास आप देखेंगे तो घाटी क्षेत्र में है 57.2%, और ये मैतेई बोलने वाली आबादी है। 42.8% जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर नागा, कुकी और अन्य जनजातियां रहती हैं। मान्यता प्राप्त जनजातियां जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों तक सुरक्षा और वहां जमीन खरीदने को लेकर के प्रतिबंध की लगातार मांग कर रही हैं, जैसा कि हम लोगों ने ब्रिटिश कानून देखा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अनुसूचित जनजाति और संविधान की बात करें तो संविधान किसी को अनुसूचित जनजाति की मान्यता देने के मानदंडों का कोई भी उल्लेख नहीं करता। लेकिन अनुच्छेद 366 की क्लॉज 25 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजाति माना गया है। ठीक बात है, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा गया है। अनुसूचित जनजाति के मानदंड क्या हैं, तो संविधान में कोई भी नहीं दिया गया है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। अन्य समुदायों से अलग बनाने वाले इनके लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण कौन कौन से हैं? इनकी एक तो आदिम जीवन शैली हो, दूसरी बात सामाजिक और भौगोलिक ये अलगाव की स्थिति में रहते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, शैक्षणिक स्थिति और आर्थिक पिछड़ापन इनमें देखा जाता है। तो ये इनके लक्षण है। लक्षणों के साथ साथ बात ये होती है कि एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है। तो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में या उस सूची में शामिल करने के लिए ये सिफारिश कौन करेगा? संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के द्वारा किया जाएगा। प्रस्ताव जो किया जाएगा वह जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को भेजा जाएगा। भेजने के बाद जो रजिस्ट्रार का कार्यालय है वो अपनी सहमति देंगे। सहमति देने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भी मान्यता दिया जाएगा। फिर कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने के बाद राष्ट्रपति को शामिल किए जाने की सूचना देने के लिए संसद में एक विधेयक पारित करने की आवश्यकता होगी और तब जाकर के उस समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल किया जाएगा। यहां तक तो बातें समझ में आ गई। मणिपुर और मैतेई समुदाय की बात करें तो वहां की जो विधानसभा है 60 सदस्यीय है। नागा और कुकी समुदाय जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं 10 जिलों में हैं और यहां से केवल 20 विधायक भेज पाते हैं। साथ ही साथ अगर कारण की बात करें तो घाटी की तुलना में कम आबादी यहां पर है। आबादी कम है तो प्रतिनिधित्व भी कम होगा। मैतेई समुदाय की बात करें तो इनकी आबादी में 60% हिस्सा है। संकेंद्रण कहां पर देखने को मिलता है? तो इनकी आबादी इम्फाल घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। वर्तमान स्थिति यह बताती है कि इनकी जो अभी स्थिति है या स्टेटस है वो ओबीसी का है और एससी का है, इस रूप में वर्गीकृत किया गया है। आधे से अधिक जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर यह हावी है। चूंकि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी ज्यादा है। इसमें से अधिकांश हिंदू हैं और 8% मुस्लिम हैं। अच्छा, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लाभ इनको क्या मिलेंगे? तो एसटी से संबंधित मौजूदा जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का ये लाभ ले पाएंगे। सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था है एसटी के लिए उसका लाभ ले पाएंगे। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका लाभ ले पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है
कि अगर इन्हें कोई बिजनेस शुरू करना हो या कुछ भी कार्य हो तो उसके लिए रियायती ऋण इन्हें प्राप्त हो पाएगा। ये कौन देता है? तो अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा छात्रवृत्तियों का भी लाभ मिलेगा और अनुच्छेद 242 घ के तहत जो पंचायतों में एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका भी लाभ इन्हें मिल पाएगा। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो भी ये ले पाएंगे। अनुच्छेद 332 के तहत जो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है उसका भी ये लाभ ले पाने में सक्षम होंगे। तो इससे संबंधित बातों को समझने के साथ साथ हम लोगों ने देख लिया कि कारण क्या था, विवाद क्या था और क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति क्या कहती है। इसी के साथ आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।